guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों फाइनली हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट कर लिया था काफ़ी अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, क्या इवेंट्स हुए, क्या शुरुआत हुई, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ये विजन IAS के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आइए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आखिरकार क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। देखिए इस सवाल का जवाब आप दो सेट ऑफ फैक्टर्स से ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी है बट इनसफिशिएंट फैक्टर्स हैं और दूसरे हो जाते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। आइए कुछ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ट्रीटीज हुई थी, जैसे हम लास्ट में आपको बताते आ रहे हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और म्यूनिक एग्रीमेंट वगैरह, विच इधर जिनकी वजह से या रिसेंटमेंट हुआ यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, या फिर इन्होंने कोशिश करी अनसक्सेसफुली अपीस करने की अग्रेसिव पावर्स को। दूसरा कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया और कॉन्सेप्ट जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का वो सही नहीं रहा, वो भी फेल हो गया। तीसरा कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गई बाय द ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया, एंड इसकी वजह से हिटलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, राइज हुआ और दूसरे फैसिस्ट पावर भी बढ़ने लगे। अब जो फैक्टर्स हैं जो प्रूव करे जाते हैं कि ये एक प्रेसिपिटेटिंग कॉजेस थे इस वॉर के लिए, उसमें आता है हिटलर और जर्मनी का ये जो इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसीज थी, इसके साथ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जिसे फॉलो करा यूके और दूसरी कंट्रीज ने, साथ में यूएसएसआर का रोल वगैरह। आइए डिटेल में कुछ चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला, हिटलर का रोल क्या था। इसने पोलैंड को अटैक किया था सारे ही फ्रंट पे, रादर दैन जस्ट कैप्चरिंग द पॉलिश कॉरिडोर एंड डांसिंग, बल्कि इसने हर तरफ से पोलैंड को अटैक कर दिया। जो ये सिर्फ चाहता था ना कि इसको डांसिंग मिल जाए और इसको पॉलिश कॉरिडोर मिल जाए, जो इसकी डिमांड थी, बट इसने हर फ्रंट पे पोलैंड के अटैक करा। तो ये जो हरकत थी हिटलर की, वो दिखाती थी कि अब इसकी इच्छा है डिस्ट्रक्शन करने की पूरे ही पोलैंड को, एंड ना सिर्फ नॉट जस्ट रीस्टोरेशन ऑफ द टेरिटरी जो ये खोया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, बल्कि अब इसको पूरा पोलैंड चाहिए था। दूसरा बात इसी के अंदर कि हिटलर चाहता था खत्म करना रशिया को और इसकी टेरिटरी का यूज अपने लैम्बस रेम या लिविंग स्पेस के लिए फॉर द जर्मन्स। कॉन्सेप्ट जो ये लैम्बस रेम का है इसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और पोलैंड को कैप्चर करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी पहले, अगर आगे बढ़ना है रशिया की तरफ तो। नॉन अग्रेशन पैक्ट जो कि 1939 का था रशिया के साथ, वो तो सिर्फ इसलिए था ताकि रशिया को न्यूट्रल रखें वाइल जब हिटलर पोलैंड को ले रहा हो। ये नहीं चाहता था कि वॉर हो दोनों ही फ्रंट पे, दैट इज अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स जो आती पोलैंड को बचाने और रशिया, इसलिए इसने रशिया को इस तरीके से जाल में फंसा लिया। अब जो एग्जाम्पल है हिटलर की इस इच्छा का कि वो रशिया को भी ऑक्यूपाई करना चाहता था, वो निकल के आता है फ्रॉम द मीन कैंप, मतलब माई स्ट्रगल एंड एन अनपब्लिश्ड सीक्रेट बुक से, जो इसने लिखी थी 1928 में। अगर ये थ्योरी सही है तब तो अपीसमेंट को आप ब्लेम ही नहीं कर सकते। तब तो आप ये कहोगे कि जो अपीसमेंट थी इसी की वजह से हिटलर की जो ये इच्छा थी, गोल अचीवमेंट थी, वो और आसान बन गई। साथ में जर्मन के जो लोग थे वो भी ब्लेम नहीं किए जा सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ल्ड वॉर 2 की सिर्फ और सिर्फ आप हिटलर के नाम ही करोगे। येट ये भी कहा जा सकता है कि अगर जनरल ओपिनियन पे बेस करें अलग अलग स्कॉलर्स की, तो यहाँ पे हिटलर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। ये सिर्फ चाहता था एक लोकलाइज वॉर को, ठीक है। ही डिड नॉट थिंक कि ब्रिटेन और फ्रांस ये ऑनर करेंगे अपनी गारंटी इन पॉलिश फ्रंटियर्स पे जब ये यहाँ पे अबैंडन करेगा चेकोस्लोवाकिया को, वेयर टू हिटलर के जो एक्शन थे वो भी अनजस्टिफाइड थे। इसने ये सोचा कि जो पोलैंड है और रशिया है वो कमजोर है और ये फटाफट हार जाएगा थ्रू
जो जर्मन है यहाँ पे, अगर हम उनको देखें, ये जो जर्मन है ये आपके ब्लिट्जक्रिग, दैट इज एक स्विफ्ट और वायलेंट मिलिट्री ऑफेंसिव होगा, इंटेंसिव और एरियल बॉम्बार्डमेंट होगा और ये लोग हार जाएंगे। साथ में ये भी एक आर्ग्यू करने वाली बात है कि हिटलर एक अपॉर्चुनिस्ट था एंड बहुत आगे चला गया था विद ऑक्यूपेशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया माइनस सुडेटलैंड। इसके बारे में हमने पूरा बताया है आपको इन 1939, ओनली बिकॉज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी इन द फॉर्म ऑफ पुअर लॉ, कमजोर यहाँ के कानून थे, ऑर्डर सिचुएशन थी और ड्यू टू डिमांड फॉर सेमी इंडिपेंडेंस बाय स्लोवाकिया। तो ये तो हो गया हिटलर का रोल। दूसरा आता है रोल ऑफ अपीसर्स। देखिए अपीजर्स एक ब्लेम उतना ही शेयर करते हैं जितना हिटलर। ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट की वजह से हिटलर की बहुत इज्जत प्रेस्टीज अपने यहाँ देश में बढ़ गई थी। और जब हिटलर को ऑफर किया गया सुदेतलैंड ऑन द प्लेट इन म्यूनिक कॉन्फ्रेंस जो कि 1938 की हुई, तो हिटलर काफी कन्विक्स था ऑफ ब्रिटिश और फ्रेंच के इन एक्शन से जब इसने पोलैंड को इन्वेड किया 1939 में। इसकी हिम्मत बढ़ी। ये भी कहने वाली बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन ने एक रॉन्ग इशू पिक किया था एक्ट करने के लिए मिलिट्री को अगेंस्ट जर्मनी। साथ में बात करें अगर दैजिक और पॉलिश कॉरिडोर, ये जेन्युइन डिमांड्स थी दैन सुदेतलैंड। और ये इसलिए क्योंकि डांजिंग में जो जर्मन्स थे वो 95% ऑफ पॉपुलेशन थे और पॉलिश कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट था कनेक्ट करने के लिए ईस्ट प्रूशिया को रेस्ट ऑफ द जर्मनी से। दोस्तों ब्रिटिश जस्टिफिकेशन जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस 1938 का है, इन्होंने चूज करा था टू अपीस करना हिटलर को बिकॉज इट नीडेड टाइम फॉर रीआर्मामेंट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। ये पचने वाली बात नहीं है क्योंकि चेकोस्लोवाकिया ये तो मिलिट्री स्ट्रांग था और इसके पास अच्छा खासा हिस्सा था इन सुदेतलैंड अगेंस्ट अ जर्मन इन्वेशन। इसलिए चेकोस्लोवाकिया वुड हैव फॉर्म्ड अ बेटर अलाय, इसको तो एक अच्छा अलाय मिल सकता था जब इसके पास सुदेतलैंड था दैन पोलैंड। साथ में जो इनएक्शन रहा इस एनेक्सेशन में ऑफ द रेस्ट ऑफ द चेकोस्लोवाकिया, ये भी भाई आलोचना करने लायक है, कंडेमनेबल है। आपने पहले कुछ करा होता तो हिम्मत ना बढ़ती। फिर एक बात आती है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस और जर्मन पीपल की। दोस्तों ये भी आर्ग्यू करने वाली बात है कि बिना किसी सपोर्ट के जर्मन पीपल को, जर्मन के लोग को जो हिटलर का राइज हुआ ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, हिटलर डिड नॉट डू एनी कोप टू कम टू पावर एंड रादर ही केम टू पावर। क्यों? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से पावर में आया है। इसने हेड किया नाजी पार्टी को जिसने इलेक्शन को लड़ा और अच्छी खासी सीटों को जीता। तो आप ये कह सकते हो कि हिटलर ने वो सारी बातें कही जो जर्मन चाहते थे सुनना। इसका प्रोपोगेंडा जो था अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इसने कैपिटलाइज करा ऑन द एंगर अमंग द जर्मन्स अगेंस्ट द ह्यूमिलिटेरियन द ट्रीटी बॉट। ह्यूमिलिएशन जो ट्रीटी लेकर आई थी जर्मन की जो जनता थी, पब्लिक थी, इसने इसी वजह से अप्रूव करा हिटलर का ये एक्शन। बट आप ये भी कह सकते हो कि पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है ये हिटलर के राइज के लिए, बट आप ब्लेम नहीं कर सकते जो एट्रोसिटीज हिटलर ने करी उसके लिए आप जनता को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रोपोगंडा जो कॉन्टिन्यूसली लोगों का ब्रेन वॉश करता और इनको इन तरह के जो व्यूज हैं उनसे बार बार सामना कराता ताकि उन लोगों में नफरत रहे। उसके साथ अब ये थोड़ा वहां चेंज होने लगा। हिटलर ने स्टॉप करा पब्लिक फोबिया को टुवर्ड द कम्युनिज्म एंड इसलिए इसने मैनिपुलेट करा इनको अपने फेवर में। कमजोर पॉलिटिशियंस बिफोर द राइज ऑफ हिटलर जो थे उन वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते थे, कभी भी मतलब ये स्टैंड ही नहीं हो पाए अगेंस्ट हिटलर, ये भी ब्लेम करे जाते हैं। क्योंकि भाई अगर सामने वाला पार्टी ही अगर कुछ बोले अगेंस्ट तो सही है, लेकिन वो भी अपने मतलब में थे, उसने भी हिटलर के खिलाफ कुछ नहीं करा। जर्मन कैपिटलिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट करा मॉनिटरली टू द नाजी पार्टी एंड इसने भी मदद करी रिस्टोर करने में लॉ एंड ऑर्डर को। साथ में लोग और बिजनेसमैन ने हिटलर को सपोर्ट करा बिकॉज इसने इंश्योर कर रखा था लॉ को और ऑर्डर की स्टेबिलिटी को, बिकॉज ये चाहते थे दे वर अगेंस्ट द कम्युनिज्म इन जनरल। फिर एक बात यहाँ नॉन अग्रेशन पैक्ट भी आता है जो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में हुआ। दोस्तों ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि यूएसएसआर ने वर्ल्ड को, ये जो वर्ल्ड वॉर को बिल्कुल इनएविटेबल बना दिया था इस नॉन अग्रेशन पैक्ट को साइन करके 1939 के जर्मनी के साथ। अगर ये ना हुआ होता तो जर्मन का अग्रेशन ये प्रोबेबली ना के बराबर होता है, आप ये समझ लो।
मतलब जो एक्टिविटीज थी बाय कमिंटन इन इंडिया एंड दूसरे ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रस्ट। और इन देयर डिफेंस रशियन स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि रशिया को ये पता था कि इसे अटैक इस पे हो जाएगा फ्यूचर में, एंड इसलिए इसे इसकी पैक्ट की जरूरत है समय के लिए टू टू बाय टाइम टू बॉल्स्टर इट्स डिफेंसेस। उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रस्ट जो कि यूएसएसआर एंड यहाँ पे वुड बी अलीड पावर्स के बीच में था, ये एक रीजन है क्योंकि कंजर्वेटिव फ्रांस के अंदर और ब्रिटेन के अंदर वो ज्यादा शक में थे, सस्पिशियस थे ऑफ कम्युनिस्ट इन द यूएसएसआर दैन नाजीज। राइट विंगर्स जो कि फ्रांस के थे वो सिंपैथेटिक थे हिटलर को लेके एंड इन ऑल ऑफ हिज अचीवमेंट्स। कंजर्वेटिव्स जो कि फ्रांस के अंदर थे इन्होंने रोका एडिशन ऑफ द क्लॉज फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन इस अग्रीमेंट में जिसे साइन किया था फ्रांस और यूएसएसआर ने 1935 में। अगर मिलिट्री अलायंस दोनों के बीच में होता और इसने मिलिट्राइज करा होता देन जर्मनी, तब वुड तब जर्मनी जो है यहाँ पे हार गया होता है इन अ लोकलाइज वॉर इन द ईस्टर्न यूरोप, या फिर ये इतना बढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं वॉर में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ वजहें बताई। आइए कुछ समरी बताती हूँ जो इवेंट्स हुए थे वर्ल्ड वॉर टू पे। देखिए, एज अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर वन जो कि कहें विच वॉज वॉर ऑफ ट्रेंचेस, मतलब ट्रेंच वॉरफेयर था ना, कि लैंड वॉरफेयर था यूज करके फाइटिंग लाइंस का, जिसमें बहुत सारे ट्रेंचेस थे, मतलब गड्ढे थे, डिचेस थी, जिसमें क्या था कि ट्रूप्स अंदर थे और सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड थे बाहर एनिमी की आर्म्स फायर से, और सब्सिक्वेंटली यही छुप के रहते थे फ्रॉम आर्टिलरी काफी हद तक। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू ये एक रैपिड मूवमेंट था जिसमें ट्रूप चले जा रहे थे एक मैकेनाइज्ड डिवीजन में, जिसे टैंक्स हो रहे थे ट्रक्स के माध्यम से और वगैरह वगैरह। बट ना सारे पार्टिसिपेंट्स इस वॉर के अंदर इनके पास ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं था इनकी मिलिट्री को देने के लिए। पोलैंड ने उस समय कैवेलरी का यूज करा अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए जब जर्मनी और यूएसएसआर ने इन्वेड करा इसे 1939 में। सेम तरह से फ्रांस काफी धीमे था डिप्लॉय करने में अपने ट्रूप्स को, जो एक मेजर वजह बना टू कॉज इट्स डिफीट टू द जर्मन्स। उसके साथ वॉर को लड़ा गया पैसिफिक ओशन पे, फार ईस्ट, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अफ्रीका और रशियन हार्टलैंड, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप पे, इसलिए ये हो गई पूरी वर्ल्ड वॉर। तो आइए वॉर को आप 4 फ्रेजेस में डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है फ्रेज 1 दैट इज ओपनिंग मूव्स, सितंबर 1939 से दिसंबर 1940 तक। जर्मनी और रशिया ने ऑक्यूपाई करा पोलैंड को, रशिया ने इन्वेड करा एस्टोनिया को, लातविया को, लिथुआनिया को और फिनलैंड को। साथ में फोनी वॉर में जर्मनी ने ऑक्यूपाई करा नॉर्वे और डेनमार्क को, होलैंड, बेल्जियम और फ्रांस को भी इन्वेड जर्मनी ने कर लिया। बैटल ऑफ ब्रिटेन को लड़ा गया बिटवीन द जर्मनी एंड ब्रिटिश एयरफोर्स के बीच में, और मसूली ने इन्वेड करा इजिप्ट और यहाँ पे ग्रीस को। फिर आता है फ्रेज 2 इंक्रीज इन एक्सेस ऑफेंसिव। इसमें यह हुआ कि रशिया को इन्वेड करा गया जर्मनी के द्वारा 1941 में। साथ में पर्ल हार्बर को बॉम्ब करा जापानीज के एयरफोर्स ने, जिसकी वजह से एंट्री हुई यूएसए की इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। जापानीज ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट एरियाज का साउथ ईस्ट एशिया में, इसके इस हैड अंडर इट्स कंट्रोल, जिसमें फिलीपींस था, बर्मा था, मलया था और सिंगापुर था। इसके साथ जर्मनी और जापान ये रोके नहीं रुक रहे थे, वाइल इटली काफी लेस सक्सेसफुल था। दोस्तों फिर आता है फ्रेज 3, 3 मेजर डिफीट्स हुई एक्सेस पावर्स की। दोस्तों यूएसए ने हराया जापान को बैटल ऑफ मिडवे आइलैंड में, जर्मनी ने अटैक करा इजिप्ट को ताकि ये मदद कर सके एक स्ट्रगलिंग इटली को, और जल्द ही जर्मनी को बाहर निकाल दिया गया नॉर्थ अफ्रीका से ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के द्वारा। रशिया की बात करें तो रशिया में जर्मन फोर्सेस थी ये अपने स्टैंगार्ड तक पहुंच गई थी बाय 1942 तक, बट स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट द हार्श विंटर, और इसलिए ये हार गई बैटल ऑफ स्टेलिंगग्रेड को। साथ में जो दो साइड्स थी वो इंगेज थी इन द एरियल बॉम्बार्डमेंट ऑफ ईच अदर्स की सिटीज एंड इंस्टॉलेशंस, और इसी के साथ यूएसए और ब्रिटेन जो है ये इसलिए रोक पाए जर्मन सबमरीन मिनास को। अब आया फ्रेज 4 दैट इज, इसमें आता है फाइनल एक्सेस डिफीट। दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि इटली ये पहला था जो हारा, उसके साथ ब्रिटेन और यूएसए ने
इन्वेट करा नॉर्मेंडी को, और द डे अलीट फोर्सेस जो लैंड करी बीचेस पे नॉर्मेंडी की, इसे जाना जाता है दी डे के नाम से। मालूम है जिस दिन हुआ है कि अलीट फोर्सेस लैंड करी ना, ये जो बीचेस थे नॉर्मेंडी के, तो उस दिन को बोला जाता है द डे, दी डे मतलब दी डे के नाम से। और ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, याद रखिएगा। यूएस पैराट्रूपर्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल इस बैटल में निभाया। यूएस के एयर ड्रॉप्ड मतलब एयर ड्रॉप्ड इट्स टैंक्स इनटू द बैटलफील्ड। बैटल की वजह से आज़ाद हो गया फ्रांस, और जल्द ही बेल्जियम और होलैंड भी आज़ाद हो गए फ्रॉम जर्मन कंट्रोल। एलिस ने क्रॉस करा इस राइन रिवर को जर्मनी के अंदर, और रशिया ड्रोव आउट हुआ जर्मनी से आफ्टर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, दैट इज 1942। एंड उसके बाद इसने जर्मनी को इन्वेट करा पोलैंड के माध्यम से, एंड ये पहुंच पाया बर्लिन में बिफोर यूएस एंड ब्रिटेन। 1945 आते आते जर्मनी ने अपनी इस वॉर को हार गया था, और 1945 में टू फोर्स जापान टू सरेंडर, यूएसए ने भी वहां पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा पे। जब जापान अभी भी सरेंडर नहीं करा तो नागासाकी पे भी यहाँ पे चीजें बर्बाद कर दी गई। अब आइए आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो वॉर में हुए उसके बारे में कुछ सवाल उठते हैं, जिसे जवाब देने के लिए आपको कुछ इंसिडेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार क्यों जर्मनी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था शुरुआती तौर में इस वॉर के। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो जर्मनी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा शुरुआत में ड्यू टू टेक्निक ऑफ बिल्डस्क्रिग, जहाँ पे फोर्सेस जल्दी जल्दी चलती थी एक मैकेनाइज्ड डिविजन्स में। टैंक्स ये मार्च करते अपॉन डिस्ट्रॉइंग द एनिमी ऑन देयर वे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि लैंड बेस्ड एक्शन ये प्रिसीड करता और सपोर्ट करा जाता बाय डिस्ट्रक्टिव एयर स्ट्राइक्स। साथ में जो सुपियोरिटी थी जर्मन एयर फोर्सेस की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर थी इस बैटल में, जहाँ पे बैटल्स ऑफ जर्मनी जो जीता था। साथ में जो सपोर्ट था लोकल नाजी ग्रुप्स का इन इनेडेड कंट्रीज, ये भी काफ़ी हैंडी रहा था जर्मन की फोर्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ये नॉर्वे को इन्वेट कर रहा था तो लोकल नाजीज ने मदद करी जर्मन्स की, ऑल्दो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने कुछ ट्रूप्स भेजे एब्सेंस ऑफ एयर सपोर्ट, लेकिन ये फैटल प्रूफ हुआ। फिर आपको बताती हूँ कि ओपनिंग मूव्स दैट इज सितंबर 1939 से दिसंबर 1940 तक क्या रहा। सबसे पहले तो डिफीट हुई पोलैंड की, जैसे कि एज पर द नॉन अग्रेशन पैक्ट ऑफ 1939 रशिया और जर्मनी जो थे वो एक दूसरे को अटैक नहीं करने वाले थे। यूएसएसआर को ये प्रॉमिस करा गया था कि हम आपको कुछ पार्ट देंगे पोलैंड का और बाल्टिक स्टेट्स। साथ में यूएसएसआर वो न्यूट्रल रहेगा जब जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड को। वाइल जर्मनी ने अटैक करा पोलैंड को फ्रॉम द वेस्ट, रशिया अटैक कर देंगे उसको फ्रॉम द ईस्ट। पोलैंड खड़ा नहीं हो पाएगा इस अटैक से, और जर्मन बिल्डस्क्रिग डिस्ट्रॉयड द पॉलिश रेलवेज एंड एयरफोर्स। पोलैंड कुछ नहीं कर पाया, पोलैंड के पास कोई मोटराइज्ड डिवीजन थी नहीं, एंड इन्होंने सिर्फ कैवलरी का यूज करा, मतलब ट्रूप्स जो ट्रेन होते हैं ना लड़ने के लिए घोड़े पे बैठ ट्रूप मूवमेंट के लिए सिर्फ कैवलरी का यूज करा। ब्रिटेन मदद नहीं कर पाया ज्यादा, एंड फ्रांस तो फेल हो गया, टाइमली नहीं पहुंच पाया क्योंकि स्लो था काफी आउट ऑफ डेट ट्रूप मोबिलाइजेशन प्रोसीजर की वजह से। रिजल्ट ये हुआ कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में, जिसमें ईस्ट वाला हिस्सा ले गया जो पोलैंड का था वो यूएसएसआर के पास जा रहा था, और वेस्ट वाला हिस्सा जर्मनी के पास एज पर द नॉन अग्रेशन पैक्ट 1939 के हिसाब से। फिर आई फोनी वॉर। देखिए ये 6 महीने तो चलती हुई वॉर थी, जिसे एक फोनी वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे जर्मनी ने अटैक नहीं करा किसी भी पार्ट को वेस्टर्न यूरोप के, इस उम्मीद में कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो तो कहेंगे नेगोशिएशन करते हैं शांति के लिए। जर्मन जनरल्स जो थे वो खुश थे विद अ पीरियड ऑफ फुल लुल, एज दे फेल्ट कि जर्मनी तो इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि वो वॉर को लड़ेगा बड़े स्केल पे इस वक्त। अब हुआ क्या, ईस्ट में जब फिनलैंड को अटैक करा यूएसएसआर ने 1939 में, तो लीग ऑफ नेशन ने निकाल दिया बाहर रशियन को। साथ में फिनलैंड को आज़ादी मिली रशिया से ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन और रशियन सिविल वॉर 1917 1918 से 20 तक जो चली थी।
रशिया ऑक्यूपाई नहीं कर पाया पूरे फिनलैंड को, बट इसने फोर्स किया इसको कि ये कुछ बड़ा हिस्सा ले ले इसकी टेरिटरी का। सिर्फ वही एरियाज जो लिए गए थे फ्रॉम फिनलैंड which would help the Russians deal with an attack from the west. 1940 में रशिया ने इन्वेड और ऑक्यूपाई कर दिया बाल्टिक स्टेट्स ऑफ इस्टोनिया को, लाविया को, लिथुआनिया को, जिसे ले लिया गया था इससे बाय द जर्मन्स अंडर द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क 1917 की, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिए गए अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1920 में। स्टालिन चाहते थे इन्हें वापस रशिया के हाथ में आ जाए। अब तीसरा ये हुआ इन्वेजन डेनमार्क और नॉर्वे का 1940 में। देखिए ये बैटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। नॉर्वे काफी इंपॉर्टेंट रहा जर्मनी के लिए क्योंकि नॉर्वेजियन फिजोर्ड से था जो एक अच्छी साइट हो सकता था नावल बेसिस के लिए। तो इसके लिए पहली बात तो जर्मनी अब इंश्योर कर रहा सकता था अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट को स्वीडिश आयरन ओर की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी इसके आर्मामेंट फैक्ट्रीज के लिए फ्रॉम नॉर्वेजियन पोर्ट्स। इसलिए जब ये बैटल को जीता तो जर्मनी को ये अश्योर हुआ कि हमें आयरन और गुड साइट, अच्छी साइट मिल जाएगी अपने नेवल बेसिस के लिए। ब्रिटेन के अंदर विंस्टन चर्चिल जो थे ये प्राइम मिनिस्टर बने एज चैम्बरलेन रिजाइन कर चुके थे, और चर्चिल ये काफी सक्सेसफुल रहे लीड करने में ब्रिटेन को ड्यूरिंग द वॉर। फिर आई बात होलैंड, बेल्जियम और फ्रांस इन्वेड करे गए जर्मनी के द्वारा साइमल्टेनियसली। हुआ क्या, होलैंड, बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस को ऑक्यूपाई करा गया। जर्मन विक्ट्री जो बेल्जियम के ऊपर और नॉर्थ फ्रांस के ऊपर थी काफी इंपॉर्टेंट रही क्योंकि यहाँ पे सरेंडर लेफ्ट ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रूप्स इन सारे एरियाज में वो काफी रिस्की थे, वल्नरेबल थे। ब्रिटेन फ्रांस ने एक चैलेंज फेस करा, छोड़ा इन सारे ट्रूप्स को फ्रॉम डुनक्रिक जो कि एक पोर्ट टाउन था, जो कि काफी इकलौता ऐसा टेरिटरी था नॉर्दर्न फ्रांस में अंडर द अलीड पावर्स। ये जो सक्सेसफुल इवैक्यूएशन हुआ ना फ्रॉम दुनस्क्रिक ऑफ 338,000 elite troops by British Navy under shelling by German Luftwaffe, that is जर्मन एयरफोर्स के द्वारा, ये फेमसली जाना जाता है ऑपरेशन डायनामो या फिर बैटल ऑफ दुनक्रिक के नाम से। दोस्तों इट ऑल्सो प्रूव्ड क्रूशियल फॉर द सरेंडर ऑफ फ्रांस। ब्रिटेन मदद नहीं कर पाया फ्रांस की क्योंकि काफी प्रेशर में था ये इवैक्यूएशन की, और लुत्फिक शेलिंग जो ट्रूप्स थे एट दुनकिर्क ये भी अपनी सारी आर्म्स खो चुके थे और इक्विपमेंट्स भी यहाँ लूज कर चुके थे। इस ऑपरेशन डायनामो के बाद जर्मन्स ने कैप्चर करा पेरिस को और फ्रांस ने सरेंडर कर दिया, जिसे हम लोग बैटल ऑफ फ्रांस 1940 की भी कहते हैं। जर्मनी ने फ्रांस से साइन करवा दिया एक आर्मिस्टाइस को, दैट इज सीज फायर बोलते हैं, in a same rail coach that was used for ceasefire of 1918 during World War I. फ्रेंच आर्मी वो डीमोबिलाइज करी गई, दैट इज फ्रांस को डिसआर्म करा गया सेम तरीके से जैसे जर्मनी को किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के माध्यम से, जो मैंने आपको समझाया है। दोस्तों जर्मनी ने ऑक्यूपाई करा नॉर्दर्न फ्रांस को और अटलांटिक कोस्ट को, जिससे यहाँ पे जर्मनी को कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस मिल गए थे अब सबमरीन अटैक्स के लिए। अनऑक्यूपाइड फ्रांस को अब एक पपेट सरकार के अंदर रख दिया गया और इसे एक बोलने लगे एज अ विशी फ्रांस, जो एग्जिस्ट करता था फ्रॉम 1940 से 1944 तक, जब उसके बाद फिर ये हुआ था कि अलीड ने भाई लिबरेट कराया था फ्रांस को, आज़ादी दिलाया था, छुटकारा दिलाया था। अब जो विशी फ्रांस था ना, एक अथॉरिटेरियन डिजाइन था एंड विद इट द थर्ड जो फ्रेंच रिपब्लिक है, दैट इज 1870 से लेकर 1940 तक, ये अब खत्म हो गया। लिबरेशन के बाद फोर्थ फ्रेंच रिपब्लिक दैट इज 1946 से 58 तक इसे प्रोक्लेम करा गया। देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक चीज समझना कि रीजंस क्या थे, क्यों आखिरकार फ्रांस डिफीट हुआ इतनी जल्दी, वो भी जर्मनी के द्वारा, मालूम है? क्योंकि देखो फ्रांस साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं था वॉर के लिए। हालांकि फ्रेंच अवेयर तो थे जर्मन से खतरा है, बट जो ऐसे स्प्लिट था ना लेफ्ट और राइट विंग के बीच का, इसकी वजह से यूनिटी नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थे। इवन दो यहाँ पे स्प्लिट था लेफ्ट और राइट विंगर्स के बीच में, इसलिए दोनों ही अगेंस्ट थे वॉर के जर्मनी के साथ, लेकिन लेफ्ट जो है वो फेवर में नहीं थे वॉर के। जब ये रूसो जर्मन हुआ है ना, नॉन अग्रेशन पैक्ट हुआ 1939 का, वाइल राइट वाले जो थे ना वो हिटलर की अचीवमेंट को बड़ा सराह रहे थे और चाहते थे कि कुछ हो।
तो इन्होंने आर्ग्यू करा जाता है कि भाई सिंस पोल्स जो है वो डिफीट करे गए तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है लड़ने का इस वॉर की अगेंस्ट द जर्मन, एज फ्रांस का रोल वॉर में था सिर्फ क्योंकि भाई ये गारंटी करता था पॉलिश फ्रंटियर्स को, जब वही चला गया तो अब काय की दिक्कत। दूसरी बात, जो स्लो जो ट्रूप्स मोबिलाइजेशन रहा है तो मैंने बताया, साथ में फ्रांस ने नेग्लेक्ट कर दिया इस एयर सपोर्ट को फॉर ट्रूप्स, वाइल जर्मन एयर वाले में बड़े इफेक्टिव थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी लड़ रहा था दोनों ही फ्रंट से साइमल्टेनियसली, मतलब अगेंस्ट रशिया ईस्ट में और फ्रांस वेस्ट में। तो जो जीनियस था ना हिटलर, नॉन एग्रेशन पैक्ट इसने पहले ही कर दिया, रशिया को इसने अपने अंडर पहले ले लिया, समझे ना। और फ्रांस मिस कर गया रशिया को अपनी साइड करने में, जिसकी वजह से ये मतलब समझ लो ये अच्छा रहा था इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई 1940 की दोस्तों, इसे लड़ा गया था इन द एयर बिटवीन द जर्मन वेफी है ना, इनको बोलते हैं वहां पे वही जो एयरफोर्स वाले को, एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन के बीच में। ये काफी क्रूशियल है क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट रहा और एक फर्स्ट डिफीट रहा फॉर द जर्मनी। हालांकि ब्रिटेन को काफी बड़ा लॉस हुआ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपनी सिटीज में, क्योंकि बॉम्ब गिराए गए थे ना जर्मन के एयर सब जो आपके एयरफोर्स के द्वारा। येट जर्मनी ये डिफीट नहीं कर पाया, लेकिन तब भी ब्रिटिश एयरफोर्स को जर्मनी ने करीब अपने 1400 एयरप्लेन्स को खोया, while ब्रिटेन ने सिर्फ 700 को, आधे। आंसर जानते हैं क्या है? क्योंकि ब्रिटेन वो जीत गया था वॉर लाइस को इन द अर्ली वार्निंग ऑफ द एयरप्लेन्स जो कि दिए गए थे बाय द ब्रिटिश रडार स्टेशन। साथ में जर्मन के एयरप्लेन्स फोकस कर रहे थे बॉम्बिंग करने में लंदन के ऊपर, एंड इसी के साथ जो ब्रिटिश एयरफील्ड्स थे इनको समय मिल गया कि वो अब अपनी जो है एयरफोर्स को मोबिलाइज कर सके। फिर एक इवेंट होती है मसूलीज इवेजन, जो कि इजिप्ट और ग्रीस का हुआ 1940 में। देखिए लिबिया ये इटली की कॉलोनी हुआ करता था। इटली ने अटैक करा इजिप्ट को फ्रॉम लिबिया एंड ग्रीस, और वो ये दो ही अटैक हो गए फ्रॉम अल्बानिया, जो कि इस समय इटालियन ऑक्यूपेशन में था सिंस 1939। तो जो इवेंट है ना काफी क्रूशियल था, एज इसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ फॉर इटली इन फॉर्म ऑफ आर्म्स, वेसल्स, टैंक्स और सोल्जर्स के तौर पे। ब्रिटेन वापस आ गया इटली फ्रॉम इजिप्ट, एंड ग्रीस वो सक्सेसफुल रहा कैप्चर करने में अल्बानिया को। दोस्तों एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे कि हिटलर को भेजना ही था अपने ट्रूप्स को यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए इटली को अपनी डिफीट के बाद, और ये सारे ट्रूप्स जो है ना वो अच्छे से यूज कर सकते गए थे जर्मन ऑपरेशन में कहीं और, बट इसने यहाँ भेज दिया। इसलिए मसूलनी ये एक स्टार्टिंग थी टू बी एम्बेरसमेंट टू हिटलर। फिर आई बात एक्सेस ऑफेंसिव वाइडेंस 1941-42 से। देखो दोस्तों बात क्या है कि नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीस की बात करें तो हिटलर ने फोर्सेस भेजी इटली को मदद करने के लिए। जर्मन फोर्सेस ये मैंने बताया ना कि इसने ड्रोव करा ब्रिटिश को, लिबिया से बाहर करा और पार्शली इजिप्ट से, बट इन्होंने इन्वेड भी किया ग्रीस को और फोर्स करा ब्रिटिश ट्रूप्स को वहां से बाहर। यूगोस्लाविया और ग्रीस को अटैक करा गया साइमल्टेनियसली जर्मनी के द्वारा, और इफेक्ट जो जर्मन विक्ट्री का था वो ये रहा कि यहाँ पे मोराल अलीज का कम हो गया था, जिन्हें काफी भारी मात्रा में लॉस हुआ था ट्रूप्स का। ये प्रूव करा कि ब्लेसिंग था इन डिस्गाइज फॉर द अलीज, बिकॉज इससे जर्मन अटैक रशिया पे देरी हो गई थी, क्योंकि भाई अब हिटलर कहीं और मदद पहुंचा रहा था ना इटली को। दूसरी बात आती है ऑपरेशन बारबारोसा, ठीक है, ये था ऑपरेशन 1941 का। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जर्मनी ने इन्वेड करा रशिया को और तोड़ा नॉन अग्रेशन पैक्ट अपना 1939 का, जिसे साइन करा गया था 10 सालों के लिए। तो अब आप कहेंगे मैम क्यों आखिरकार इतना कुछ करने के बाद दगा दिया जर्मनी ने और रशिया को अटैक कर दिया? देखिए कई सारे रीजंस हैं। पहला तो कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि जर्मन को डर था कि अटैक अगर रशिया से हो गया जब जर्मनी वेस्ट में इन्वॉल्व है, इसलिए पहले ही तुम कर दो अटैक। जर्मनी को उम्मीद थी कि जापानीज अटैक करेंगे रशियन को साथ में फ्रॉम द फार ईस्ट, और इससे फटाफट से रशिया हार जाएगा। उसके बाद नफरत जो कम्युनिज्म की थी वो भी रीजन हो सकती है। कुछ का ये भी आर्ग्यू करना था कि हिटलर हमेशा से चाहता था रशिया को अटैक करना, लेकिन चक्कर में था कि भाई रशिया की टेरिटरी टिल द यूराल माउंटेन्स चाहता था, ये पार्ट थी उसकी स्ट्रेटजी की कि हम यहाँ पे जर्मन्स को रखेंगे, है ना,
लेमन स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, फॉर जर्मन लिविंग स्पेस बनाएंगे। एक दूसरा ये भी था कि जर्मन चाहते थे रशिया को कैप्चर करना, और जर्मनी अटैक करता था फ्रॉम द नॉर्थ साउथ एंड सेंटर और मार्च करता टुवर्ड द लेनिनग्राड, यूक्रेन और मॉस्को में, यूज करके बिल्ड्स क्रिक टैक्टिक्स का, जिसमें विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस और रैपिड अटैक्स, एयरप्लेन से हो रहे हैं, टैंक से हो रहे हैं, मैन से हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ संभालोगे, है ना। तो ये ऐसे करके पूरा चाह रहा था, तो ये सब था। अभी देखो, जर्मन्स काफी हाईली सक्सेसफुल भी रहे थे शुरुआत में, है ना, शुरुआत में, क्योंकि इन्होंने एक इनएक्सपीरियंस रशियन आर्मी इनके सामने थी, और स्टालिन परचेज जो 1937 का था ना, यही लीड करा टू अनएक्सपीरियंस यंग ऑफिसर्स रिप्लेसिंग द एक्सपीरियंस जनरल्स। अब धीमे धीमे मोबिलाइजेशन प्रोसीजर जो था वो भी रीजन था, बट जर्मनी फेल हो गया, मॉस्को नहीं कैप्चर कर पाया, लेनिनग्राड जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है उसे नहीं कर पाया 1941 में। पता है क्यों? क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लगी अक्टूबर में, और इसकी वजह से रशिया की रोड्स बहुत मडी हो गई, और उसके बाद एकदम से आया नवंबर दिसंबर, और इतना ठंडा मौसम, -38 डिग्री सेल्सियस। लो भैया, कैसे जाएंगे? अब ये आगे कपड़े थोड़ी लेकर आए थे, विंटर के तो कोई कपड़े थे नहीं, जर्मनी में तो शॉर्ट विंटर होती है ना, तो कैसे हराते? तो इसलिए 1942 में जर्मन्स हार गए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। समझ रहे हो, ये रीजन था। अब क्या हुआ, यूएस कूद पड़ा वॉर के अंदर। हाँ, यूएस पहुंचा वॉर के अंदर 1941 में, ठीक है, इसको हम समझाएंगे, लेकिन पहले समझ लो। जापान ने अटैक करा पर्ल हार्बर को, एंड इस अटैक से क्या हुआ कि यूएस ने एंड करी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, और अब अलीज की साइड ज्वाइन कर लिया। हालांकि दो लैंड लीज पैक्ट 1941 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था अलीज को, बहुत भारी मात्रा में पैसा देके, और ब्रिटेन और वॉर मटेरियल देके रशिया को, ठीक है। पर्ल हार्बर ये एक नेवल बेस था हवाई आइलैंड्स में, और वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में जापान जो है उस वो पहुंचा एक एग्रीमेंट पे ऑन द नेवल लिमिट विद ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। 1930 में इसने रिट्रीट करा अपने कमिटमेंट को टू द नेवल लिमिट, बट जल्द ही इसने इस चीज को ब्रीच कर दिया, इसलिए इसने अपने वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस की जो प्लेज थी उसे तोड़ दिया। ये भी आर्ग्यू करा कि मेंटेन करने के लिए न्यूट्रलिटी को चाइना के साथ अंडर द वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, बट इन 1931 इसने इन्वेट कर दिया मैनचूरिया को। अब क्या हुआ, 1937 आते आते जापान ने अब फुल इन्वेजन करना चाहा चाइना का, और ये सेकेंड सीनो जापानीज वॉर हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर्ज हो गई। अब आप कहेंगे मैम रीजन क्या है जापानीज के अटैक को ऑन द पर्ल हार्बर? पहला तो ये कि जापान चाहता था कि इसका डोमिनेशन हो बहुत भारी मात्रा में ग्रेटर ईस्ट एशिया में, को प्रॉस्पेरली स्फेयर। तो दिस वाज एन इंपीरियल कॉन्सेप्ट, एंड इम्प्लाइड हो रहा था ये सारी एशियन नेशंस पे, ईस्ट एशिया की, अंडर द एम्पायर ऑफ जापान एंड फ्री ऑफ वेस्टर्न पावर्स। दूसरा, जापान चाहता था रॉ मटेरियल को, इसलिए इसकी इच्छा थी कि ब्रिटिश पोजेशंस ले, ये मलया का और बर्मा का, जहां पे बहुत भारी मात्रा में रबर मिलता है, ऑयल मिलता है, और टिन मिलता है, ठीक है ना। तो इट ऑल्सो वॉन्टेड टू कोलोनाइज डच ईस्ट इंडीज विच वॉज रिच इन ऑयल। साथ में जापान चाहता नहीं था एक वॉर यूएस के साथ, बट बाद में क्या हुआ कि अगर यूएस की बात करें तो उसने ये चीज़ें प्रूव करी, एक हर्डल बनी वॉर ना करना इन द जापानीज प्लान्स, और इस वजह से यूएस मदद करने लगा यहाँ पे चाइना का वॉर के अंदर अगेंस्ट जापान। और यूएस हैड आल्सो प्लेस्ड ऑयल एम्बार्गो ऑन जापान। क्यों? क्योंकि जापान would not heed to the US demand of withdrawing from the French Indo चाइना, है ना। इंडो चाइना एक ऐसा रीजन जिसमें लाओस, वियतनाम और कैम्बोडिया आते हैं। तो जापानीज को मिला इंडो चाइना फ्रॉम द विशी फ्रांस, जो कि एक पपेट, मतलब जहां पे एक पपेट सरकार थी, मैंने बताया, जिसे हिटलर ने इंस्टॉल किया था आफ्टर बैटल ऑफ फ्रांस 1940 में। अब नेगोशिएशंस जो हुए उसमें डेडलॉक हो गया, जब यूएस डिमांड करता रहा विड्रॉवल जापान का फ्रॉम द इंडो चाइना एंड चाइना से। और साथ में एक रीजन ये भी है कि वॉर इनएविटेबल बन गई थी, वो ना रुकती, जब अग्रेसिव जनरल तोजो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए जापान के। तो आफ्टर द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर जापान को कंट्रोल मिला पैसिफिक का, इसने ब्रिटिश कॉलोनीज मलया, सिंगापुर, बर्मा और हांगकांग की कैप्चर कर ली। साथ में इसने डच ईस्ट इंडीज, फिलीपींस, गुआम, वेक आइलैंड और बाकी तीनों ही हैं इन्होंने, पहले तो ये भी बाद में खैर कॉलोनीज बनी है यूएस की। अभी देखो जो अटैक था इस पर्ल हार्बर पे, इससे हिटलर ने वॉर कर दी यूएसए पे,
और ये दूसरा सीरियस मिस्टेक करी, पहली तो मिस्टेक यूएसएसआर पे करके करी थी, अब हिटलर ने एक दूसरी गलती करी जो यूएसए पे अटैक कर दी। ठीक है, अगर इसने यूएसए पे अटैक ना किया होता तो यूएसए हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फार ईस्ट तक ही रहता, मतलब पैसिफिक वॉर में रहता जापान के साथ। लेकिन ये जो हरकत करी ना इसने, हिटलर ने, इसकी वजह से हिटलर जो जर्मनी था अब आ गया दिक्कत में। अब ये अगेंस्ट था वास्ट रिसोर्सेज ऑफ यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटिश, कॉमनवेल्थ एंड दस आफ्टर ये जो हरकत करी ना, ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे अब वॉर तो चलती चलती मतलब अच्छा खासा हो जाता। अब नेटिव्स जो कि एशिया के थे एल्सवेयर, वो पुअरली ट्रीट करे गए थे बाय जापान एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली, एंड इनको ये करना नहीं चाहिए था क्योंकि नेटिव्स काफ़ी थक चुके थे क्योंकि इतना दबाए जा रहे थे इतनी बड़ी बड़ी पावर्स के द्वारा। एग्जाम्पल, नेटिव्स बाल्टिक स्टेट के, एस्टोनिया के, लातविया के, लिथुआनिया के, यूक्रेन के, वो काफ़ी दबाए जा रहे थे ऑफ दी स्टेलियंस रिजाइम के अंदर। जापान का जो ट्रीटमेंट था नेटिव्स को लेके अपनी कॉलोनीज में वो अच्छा नहीं था, और इसलिए कॉलोनीज को भाई क्या करना पड़ा, जापान के लिए भाई गलत सोचेंगे। तो पुअर ट्रीटमेंट की वजह से क्या हुआ कि अब दूसरों को मौका देने की बात आने लगी। प्लस 3 डिफीट्स ऑफ द एक्सेस। अभी क्या है ये तो थोड़ा समझाती हूँ। जैसे मैंने बताया बैटल ऑफ मिडवे 1942 की, उसके साथ बैटल ऑफ एलमेन अक्टूबर 1942 की, उसके साथ बैटल ऑफ स्टेनिंगग्रेड जिसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। तो ये सारी वजहें हैं जो हम ये सारी बातें इसमें कह सकते हैं। अब रोल क्या रहा नेवी का इस वर्ल्ड वॉर 2 में, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओके, देखिए अगर नेवी के रोल की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका भी। यूएस की नेवी ने काफ़ी क्रूशियल रोल निभाया जापान को हराने में। ब्रिटिश की नेवी ने भी अच्छा खासा लीड कॉज रहा अच्छी एक्सटेंड के लिए। जैसे कि पहले बताऊं तो नेवी प्रोटेक्टेड द मर्चेंट शिप ऑफ अलीस, इसने मर्चेंट शिप अलीस की प्रोटेक्ट करी। इससे क्या हुआ, फूड जाता रहा। ब्रिटिश नेवी खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सप्लाई ऑफ आर्म्स के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। मीट दे रही थी रशिया को बाय एस्कॉर्टिंग द कॉन्वर्स वाया आर्टिक। दूसरा, नेवी जो अलीड फोर्सेस की थी इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था बाय सिंकिंग जर्मन यू बोट्स, सबमरीन्स को और सरफेस रेडर्स को। तीसरा, अलीड नेवी सक्सेसफुल थी ब्लॉकेट करने में एक्सेस सप्लाई को। साथ में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था ट्रूप मूवमेंट का, ट्रूप को ट्रांसपोर्ट कर रही थी नॉर्थ अफ्रीका और उसके बाद इटली में। सी और एयर पावर भी प्रोवाइड करी जा रही थी, टू बी क्रूशियल थी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ विशी फ्रांस इन 1944। ब्रिटिश की नेवी जानी जाती है अपनी विक्ट्री के लिए बैटल ऑफ अटलांटिक में। मतलब बैटल ऑफ अटलांटिक जो थी ना वो काफी स्ट्रगल था बिटवीन द जर्मन यू बोट्स के बीच में जो डिप्राइविंग थी द ब्रिटिश ऑफ फूड और रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए बाय सिंकिंग मर्चेंट वेसल्स। तो अलीज क्या डुबा देते थे लोग मर्चेंट वेसल्स को ताकि खाना वाना ना पहुंचे। लेकिन अलीज जीत गए इस बैटल ऑफ अटलांटिक को बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे पहला कि 1943 तक आते आते अलीज अब प्रोड्यूस कर रहे थे ऐसी शिप्स जो कि जर्मन यू बोट से तेज थी और जल्दी उनको डुबा सकती थी। दूसरी बात, एयर प्रोटेक्शन जो एलीट कॉन्वर्स का था वो खुद में ही प्रोटेक्ट करता था मर्चेंट वेसल्स को सप्लाई करके राशंस वगैरह, है ना, तो इससे भी जर्मन हारे। और एक नया रडार टेक्निक भी डेवलप करी गई थी एयरप्लेन्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के एयरप्लेन के द्वारा, जिसकी वजह से ब्रिटेन यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा था जर्मन की यू बोट्स को, इवन नाइट में भी, लो विजिबिलिटी में भी। तो ये सारी चीजें तो हैं अच्छी अच्छी। अब आप कहेंगे मैम रोल क्या रहा एयरफोर्स का, है ना, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं तो हम ज़रा समझ जाए। मुझे लगता है कि एयरफोर्स के रोल के तक ही रखते हैं, है ना, एयरफोर्स के रोल को कर लेते हैं। हमारे ये जो पीपीटी वाले हैं भाई साहब, इन्होंने लगता है कुछ ज़्यादा ही मुझे वो समझ लिया है, टैलेंटेड, बहुत लंबा लेक्चर बनाने के बारे में सोच लिया है। खैर, अगर रोल की बात करूं तो देखिए बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940 की, इसमें रॉयल एयरफोर्स ने हराया जर्मन लुफ्टवैफे को विच वॉज एसेंशियल फॉर ब्रिटिश सर्वाइवल। नई टेक्नोलॉजी का यूज एयरप्लेन्स के अंदर जिससे यू बोट्स को डिटेक्ट कर लिया गया, जैसे मैंने बताया। यूएस एयरफोर्स ने यूएस नेवी को एड करा जीतने में पैसिफिक वॉर को, ना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा बैटल ऑफ मिडवे में भी। और रॉयल एयरफोर्स ने बॉम्ब करा सप्लाई शिप्स की मेडिटेरियन में ड्यूरिंग द वॉर इन द नॉर्थ अफ्रीका। साथ में जो एयरप्लेन्स थे उन्होंने अलाउ करा ड्रॉपिंग ऑफ पैराट्रूपर्स, और इससे एयर प्रोटेक्शन मिला इनको इन द नॉर्मैंडी, दैट इज 1944 में, और इटली में 1943 में। और एलीड स्ट्रेटेजिक एयर ऑफेंसिव, ये मतलब कह लीजिए इट वाज द बॉम्बिंग ऑफ सिटीज ऑफ एक्सेस पावर्स, खासकर मिलिट्री और
असेंशियल टारगेट्स के लिए, ठीक है ना। तो बट दिस डिड नॉट हैव इफेक्ट ऑन द जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टिल 1944, बट इट डिड रिजल्ट इन ऑयल शॉर्टेज हो गई थी जर्मनी में आफ्टर 1944। तो कुछ चीज़ें तो हैं ही है फायदे वाली। अब देखो काफ़ी सारा यहाँ पे हो चुका है आई थिंक, है ना। अब इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में हम एक्सेस डिफीट के बारे में से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।